गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कल हम लोग गुलाम वंश पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। अगर देखा जाए तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे थे। आपको बता दे कि दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग अगर कोई शासक थे तो यही थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने 70 वर्ष की उम्र में किलोखड़ी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछेगा कि खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी, तो अगर आपको दे किलोखड़ी या दिल्ली, अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो किलोखड़ी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर किलोखड़ी नहीं है तो फिर क्या मानना है? दिल्ली। तो इसको भी ध्यान रखें। ठीक। 1296 ईस्वी में एक घटना घटा जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को, अच्छा ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, भतीजा भी था और दामाद भी था। ये अपने भतीजा को, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के पिता का बचपन में ही उनका मृत्यु हो गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी छोटा बच्चा था तब उसका लालन पालन उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही किए। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से करवा देता है। ठीक है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी, यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ पंचम, और यह यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। यही देवगिरी अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि उसको चाहिए था कि जो भी धन दौलत लूटा गया है उसको चाहिए था कि सरकारी खजाना में जमा करे, लेकिन वह क्या किया कि बहुत कम राशि को सरकारी खजाना में जमा किया और शेष राशि को वह अपने पास में रखा। जब इसका विरोध जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है तब उल्टा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को ही हत्या करवा देता है इख्तियार खुद के निशाने पे। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है। 1296 से 1316 ईस्वी, यह 20 वर्ष के शासन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी का चांसेस रहता है कि अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछने का अधिक संभावना रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था बाबू? अली या गुरसब। क्या था? अली या गुरसब। ध्यान दीजिएगा, वह सुल्तान बनने से पहले, वह बादशाह बनने से पहले अमीर तुजुक पद पर था। पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले किस पद पर था? अमीर तुजुक पद पर था। ध्यान दीजिए, बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में इसका राज्याभिषेक करवाया गया था। पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बलबन द्वारा निर्मित लाल महल। ठीक है। इसमें राज्याभिषेक करवाने के बाद सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। पूछता है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म के अनुरूप शासन नहीं किया था। उनका कहना था कि धर्म अपने जगह और शासन अपने जगह, धर्म को शासन से मिलाया नहीं था। सब सुल्तान बनता था तो खलीफा से जाकर सुल्तान की उपाधि लेता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी खलीफा से सुल्तान की उपाधि नहीं ली। वह उपाधि लेना जरूरी नहीं समझा। इसको ध्यान रखिए। अच्छा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा का, अपने ससुर का हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, वैसे में उसके आसपास वाले कई लोग उसके विद्रोही भी हो गए थे और इसके समय कई विद्रोह भी हो गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी 4 अध्यादेश जारी किया। पूछता है कि किस सल्तनत शासक ने विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। यह 4 आदेश क्या था? वो 4 अध्यादेश क्या था? तो ध्यान रखिएगा। दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले लिया गया। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश, उसी समय से हम लोग देखेंगे कि भूमि वगैरह दान देने का प्रथा स्टार्ट हो गया था। लोग भूमि दान दिया करते थे। ठीक है। ये भूमि दान देने की प्रथा को ये समाप्त कर दिया था। जो भी मतलब कि भूमि
दान में या पेंशन में या उपहार में भूमि दिया गया था उसको वापस ले लिया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उनका कहना था कि यही सब अमीर हो गए हैं और यही अमीर ही लोग सरकार को गिराने का साजिश करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की, यानी कि कौन सरकार को गिराने का साजिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके अलावा शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि सब लोग शराब पीने के लिए, मतलब भांग पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए सब इकट्ठा होते हैं, उसी समय राजा के खिलाफ बुराई करते हैं, राजा का बुराई करते हैं और राजा को गिराने की साजिश करते हैं। वैसे में शराब, भांग, जुआ आदि ये सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर ध्यान रखें, अमीरों एवं सरदारों के दावतों एवं वैवाहिक संबंधों पे प्रतिबंध लगा दिया। कहा गया कि जब अमीर एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वह किसी दावत में यानी किसी भोज में या फिर किसी वैवाहिक कार्यक्रम में, तब उन लोग मिलकर राजा को गिराने का साजिश करते हैं, राजा के खिलाफ मतलब विद्रोह करते हैं। तो अमीरों एवं सरदारों के दावते एवं वैवाहिक संबंध पर भी रोक लगा दी। उसके अलावा ध्यान दीजिए, हिंदुओं को कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बना देगा। उन पे हिंदू पे कई तरह का टैक्स ला दिया, इतना टैक्स ला दिया कि वो खुद खाए के खर्चियों कर रहा नहीं है, वो विद्रोह क्या करेगा। तो हिंदुओं पे भी कठोर नीति के तहत निर्धन बनाया ताकि वो विद्रोह ना कर सके। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था का, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और उसने लगान कर कितना लगाया, लगान कितना निर्धारित किया, 1/2। पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय राजस्व कर कितना था, 1/2 यानी कि 50%, यानी कि जितना आपका फसल हुआ उसका आधा फसल आपको टैक्स में देना पड़ेगा, ठीक है, आधा। अलाउद्दीन खिलजी 2 नए कर लगाया, 2 नए टैक्स लगाया। कौन 2 नए टैक्स, एक चराई कर, दूसरा घरी कर, चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि अगर आपका दुधारू पशु जो जिस जमीन पे चरता है, घास उस चरता है, उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और घरी कर, आप जो रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं उस घर का भी टैक्स लगेगा, एक घरी कर लगेगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी 2 नए कर लगाए, एक चराई कर, दूसरा घरी कर, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ध्यान दीजिए, वह पहला शासक हुआ था जिसने भूमि के पैमाइश करके वसूला था। यानी कहने का मतलब क्या है बउआ, कि देखिए पहले होता था क्या कि मान लिया कि बोल दिया सुल्तान को कि आपके अंदर में 10 बीघा जमीन आता है, 10 बीघा जमीन आता है, तो यानी कि 5 बीघा में जो फसल हुआ उसको टैक्स मिलेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहा कि ना, 10 बीघा है कि 20 बीघा, पहले भूमि को मतलब नपवाया जाए कि कितना भूमि हमारे अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो भूमि के पैमाइश कर लगान वसूल करने वाला प्रथम शासक कौन था बाबू, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसको ध्यान रखिए। फिर ध्यान रखिए, कर वसूलने के लिए, टैक्स को वसूलने के लिए एक नया विभाग बनाया, दीवान मुस्तखराज। पूछता है कि टैक्स को वसूल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया कौन सा विभाग स्थापित किया था, दीवान मुस्तखराज। अच्छा, सैनिक सुधार में अब देखिए, पहले होता था क्या बाबू कि सेना का जरूरत पड़ा, मान लिया कि कोई दूसरा आकर हम पे आक्रमण किया, तब सेना का बहाली करते थे, या हमको किसी पे आक्रमण करने जाना रहता था, तब सेना का बहाली करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम शासक था जिसने सेना को अस्थायी रखा था। जैसे अभी परमानेंट कैसे है कि अभी भाई, अभी चाइना वाला युद्ध करे या ना युद्ध करे, सेना में जितना जवान है उतना है, ठीक है। लेकिन पहले वैसा नहीं रहता था। युद्ध मतलब जब किसी पे युद्ध करने जाना रहता था तो सेना रखता था, युद्ध खत्म हो गया, सेना को अपने अपने घर भेज देता था। लेकिन सेना को अस्थायी सर्वप्रथम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। पहले होता था क्या, सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, पहले दिया जाता था कोई भूमि दे दिया या कुछ मतलब कि इस तरह से अलग अलग चीज दिया जाता था। लेकिन पहली बार नगद वेतन देने का प्रारंभ किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, सैनिकों की हुलिया लिखना तथा घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, जैसे अभी आप लोग फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं तो देते हैं ना, एजा पर एक तिल है, तो एजा पर एक कट्टल है, एजा पर एक छट्टल है। तो वहां उस समय भी क्योंकि सब सैनिकों को पेमेंट मिला कि नहीं, एक सैनिक 2-4 को पेमेंट नहीं ना ले लिया, तो ये सब को देखने के लिए सैनिकों की हुलिया लिखी जाती थी। अच्छा, फलना बाबू है तो एजा पर उनका दाग है,
किन्ना बाबू है, तेजापुरी थी। तो इस तरह से सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा। अब घोड़ा को भी पेमेंट मिलता था, तो घोड़ा को भी दागने की प्रथा। अगर पूंछ पे दाग दिए तो फलनवा बाबू के घोड़ा, अगर पीठ पर दाग दिए तो चिलनवा बाबू के घोड़ा। घोड़ा को भी पेमेंट मिलता था, तो एक ही घोड़ा को 2 बार पेमेंट न मिल जाए या किसी को छूट न जाए, इसीलिए सैनिकों का भी हुलिया लिखने का प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया सैन्य विभाग स्थापित किया था, एक सैन्य विभाग स्थापित किया था, 1 अस्पा 2 अस्पा। ध्यान दीजिए, 1 अस्पा 2 अस्पा को कौन लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे आगे जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर बताएंगे कि इसने 2 अस्पा और सी अस्पा, 1 अस्पा 2 अस्पा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आज हम लोग जहांगीर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इन्होंने 2 अस्पा और 3 अस्पा स्थापित कौन किया था? जहांगीर। ठीक है। अच्छा, बाजार व्यवस्था का बात करें तो माप तौल प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। यानी कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो 1296 से लेकर तो 1316 ईस्वी तक 20 वर्ष का जो शासनकाल रहा बाबू, इस 20 वर्ष के शासनकाल में किसी एक भी वस्तु का दाम बढ़ा नहीं। जितना मान लिया कि 1296 में चीनी 20 रुपए किलो है, तो 1316 ईस्वी तक चीनी एकदम 20 रुपए किलो है। तो कहिएगा तो दंडी मारता होगा। तो दंडी मारने के लिए भी देखिए, माप तौल में बेईमानी को भी रोका। क्या किया कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता था माप तौल में, मान लिया कि 1 किलो चीनी लेना है, वो 1000 ग्राम के जगह पे दिया 950 ग्राम। अगर यह पता चल जाता था तो 50 ग्राम उसके शरीर से मांस काट लिया जाता। 50 ग्राम उसके शरीर से मांस काट लिया। बताइए, या 50 ग्राम जितना वजन कम देगा उतना अगर मांस काट लिया, कोई डर देगा जी? कोई नहीं डरे देता था। तो ध्यान रखिए, इन्होंने माप तौल के बेईमानी को भी रोका। उसके अलावा ध्यान दीजिए, यह अलग अलग बाजार स्थापित किए। देखते होंगे कि मार्केट में एक तरफ है मछली मार्केट, एक तरफ है मतलब कि खाद्यान्न होता है ना, उसी तरह से उसने खाद्यान्न बाजार, एक मार्केट बनाया खाद्यान्न बाजार। एक तरफ खाद्यान्न बाजार मतलब खाने पीने का वस्तु मिलता है, दूसरा तरफ निर्मित वस्तु बाजार, जहां मतलब कि घर वगैरह निर्माण करने के लिए जो वस्तु का जरूरत होता है वो। उसके अलावा दैनिक वस्तु बाजार, यानी कि जो भी डेली यूज वाला चीज है वहां पे वो मिलता था। पशु दास बाजार, पशु अदास, पशु मतलब कि जानवर, दास मतलब गुलाम, उन लोग के लिए जो जरूरत होता था उसकी सामग्री के लिए एक अलग बाजार होता था। ये अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी